जरा सोचिए, एक ऐसा नाटक जो लिखा तो गया सिर्फ एक दिन में, लेकिन उसकी बातें सदियों बाद भी एकदम सटीक लगती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जबरदस्त व्यंग अंधेर नगरी की। ये सिर्फ हंसाने वाला नाटक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जहां समझदारी और इंसाफ की जगह बेवकूफ़ी ने ले ली है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि ये अंधेर नगरी असल में है क्या। नाटक की सबसे मशहूर लाइन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। सही मायनों में इसी एक लाइन में पूरे नाटक का सार छिपा है। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ अंधेरे में है, जिसका राजा किसी काम का नहीं, और जहां पौष्टिक सब्जी और मीठी मिठाई दोनों का दाम एक बराबर है। ये सिर्फ बाजार का हाल नहीं बताता, ये उस पूरे राज के सड़ने का ऐलान है जहां अच्छे और बुरे का फर्क ही खत्म हो चुका है। तो कहानी शुरू होती है एक ज्ञानी महंत और उनके दो चेलों से। वो एक शहर में पहुंचते हैं जो देखने में तो बड़ा सुंदर और खुशहाल लगता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस चमक दमक के पीछे कैसी सड़ांध छिपी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसा मार्केट जहां हर चीज का एक ही रेट हो। महंत का एक चेला था गोवर्धन दास। जब वो ये सब देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जलेबी, लड्डू, धनिया, मेथी, आटा, दाल और तो और जात धर्म भी, सब कुछ टके सेर। ये सिर्फ एक अजीब बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है, एक ऐसे समाज का जहां किसी भी चीज की असली कीमत बची ही नहीं है। और गोवर्धन दास के लिए तो मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। उसे ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि जन्नत नजर आती है, एक ऐसी जगह जहां बिना मेहनत किए मजे से पेट भरा जा सकता है। यहीं हमें दिखता है कि लालच कैसे अक्ल पर पर्दा डाल देता है। तो भाई, एक तरफ था शिष्य का लालच और दूसरी तरफ थी गुरु की समझदारी, और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है, यानी छोटे मोटे फायदे और दूर की सोच के बीच की लड़ाई। गुरु तो फौरन भाप जाते हैं कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं, जहां कीमती कपूर और मामूली कपास में कोई फर्क ना हो, ऐसे देश में एक पल भी नहीं रहना चाहिए। उनका मैसेज एकदम साफ था, जहां सही गलत की पहचान खत्म हो जाए, वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। और बस यहीं पर गुरु और शिष्य के रास्ते अलग हो जाते हैं। गुरु समझदारी चुनते हैं तो शिष्य लालच। गुरु उसे चेतावनी देकर चले जाते हैं कि याद रखना, एक दिन बहुत पछताओगे। और यही वो पल था जिसने गोवर्धन दास की किस्मत लिख दी। चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से में, चौपट राजा के दरबार में। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां इंसाफ का जो तमाशा होने वाला है उसे देखकर हंसी भी आएगी और शायद थोड़ा डर भी लगेगा। तो दरबार में एक केस आता है, एक मरी हुई बकरी का। शिकायत सीधी सी है, कल्लू बनिया की दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर बकरी मर गई। अब किसने सोचा था कि एक मामूली बकरी की मौत पूरे राज्य के कानून और व्यवस्था की पोल खोलकर रख देगी। और बस यहीं से शुरू होता है ब्लेम गेम का एक ऐसा सिलसिला जो आपको हैरान कर देगा। इल्जाम एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर। दीवार के मालिक से बात शुरू होती है और कोतवाल तक पहुंच जाती है। हर कोई अपनी गलती दूसरे पर डाल रहा है। ये खेल तब तक चलता है जब तक राजा को कोई आसान शिकार नहीं मिल जाता। इस पूरी बेतुकी दौड़ के बाद राजा अपना फैसला सुनाता है। कोतवाल दोषी है और सजा सीधे फांसी। ये इंसाफ नहीं था, ये इंसाफ का मजाक था। ये दिखाता है कि जब राजा ही मूर्ख हो तो सच ढूंढने की कोशिश नहीं होती, बस किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, जहां राजा की बेवकूफी और शिष्य का लालच दोनों आमने सामने आने वाले थे। गुरु की कही हुई बात अब सच होने जा रही थी। लेकिन रुकिए, सजा देने में भी एक प्रॉब्लम आ गई। फांसी का फंदा कोतवाल की पतली गर्दन के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा निकला। तो अब क्या हो? चौपट राजा का लॉजिक सुनिए, फांसी तो होकर रहेगी। जाओ किसी ऐसे मोटे ताजे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन फंदे में एकदम फिट बैठे। मतलब गुनाह की सजा नहीं, गर्दन के साइज की सजा। और सिपाहियों की ये तलाश किस पर आकर खत्म होती है? हमारे अपने गोवर्धन दास पर, जो टके सेर की मिठाई खा खा कर खूब मोटा हो गया था। अब विडंबना देखिए, जिस सस्ते खाने के लालच में वो उस शहर में रुका था, वही खाना अब उसकी मौत का सामान बन गया था। पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोता है, चिल्लाता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं तो बिना वजह मारा जा रहा हूं, मुझे अपने गुरुजी की बात न मानने का फल मिल रहा है।
और ठीक जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी गुरु की वापसी होती है। और वो सिर्फ अपने शिष्यों को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी अक्ल से इस पूरी मूर्ख सल्तनत को उसी के खेल में हराने आए हैं। इस नाटक का असली मैसेज यहीं छिपा है। गुरु के आते ही पूरा सीन पलट जाता है। वो शिष्य के कान में कुछ कहते हैं और अगले ही पल दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं, फांसी पर पहले मैं चढ़ूंगा। राजा मंत्री सब हैरान कि भाई ये हो क्या रहा है, कोई मरने के लिए भी लड़ता है भला। और यहीं गुरु अपना मास्टर स्ट्रोक चलते हैं। वो राजा को बताते हैं कि ये कोई मामूली पल नहीं है, ये तो स्वर्ग के दरवाजे खुलने का मुहूर्त है। इस घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। देखिए गुरु की चतुराई, उन्होंने राजा के लालच और उसकी बेवकूफ़ी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब जैसे ही राजा ने स्वर्ग का नाम सुना, उसकी बची खुची अक्ल भी घास चरने चली गई। उसका घमंड जाग गया। अरे, मेरे रहते हुए कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है? और उसने फौरन हुक्म दिया, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। इस तरह राजा अपनी ही बेवकूफ़ी के बनाए फंदे पर लटक जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें बताती क्या है? देखिए, ये सिर्फ 150 साल पुरानी कहानी नहीं है। एक तरह से देखें तो अंधेर नगरी आज भी जिंदा है। ये हर उस जगह मौजूद है जहां पावर का गलत इस्तेमाल होता है, जहां बिना सोचे समझे नीतियां बनाई जाती हैं और जहां इंसाफ को ताकत या बेवकूफ़ी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि चौपट राजा कौन था, असली सवाल तो ये है कि क्या वो सोच आज भी हमारे बीच जिंदा है? क्या हम भी कभी कभी अपने आसपास एक अंधेर नगरी बनती हुई देखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।